जनक कि वहां पर क्योंकि जो मौत का आंकड़ा है वो हमारे सामने आ चुका है, जो घायलों का आंकड़ा है वो हमारे सामने आ चुका है, जिन लोगों को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया वो आंकड़ा भी हमारे सामने है। मैं समझना आपसे ये चाह रही हूँ, 13 बोट अभी मैं खुद देख करके आई, रेस्क्यू टीम की वहां पर मौजूद है और अभी भी लगातार वो नदी में गश्त कर रही है। वो 13 बोट जिनके ऊपर रेस्क्यू टीम के लोग मौजूद है। मैं समझना आपसे ये चाह रही हूँ कि जब सारे आंकड़े सामने हैं तो क्या मिसिंग वाला एक आंकड़ा अभी भी बाकी बचा हुआ है क्या, जिसकी खोज के लिए ये रेस्क्यू टीम लगातार हमें मच्छू नदी के ऊपर दिखाई दे रही है? जी जी, जो प्रशासन के जिला प्रशासन के पास जो जानकारी है उसमें यही है कि कोई एक व्यक्ति उनके परिवार की ओर से गुमशुदगी की जो रिपोर्ट दर्ज हुई है, अब वो यहाँ पर है, छोटी बच्ची है, बताया जा रहा है कि छोटी बच्ची है। तो ऐसे में उनके परिवार से जो रिक्वेस्ट है उसके आधार पर अभी यहाँ पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। और देखिए अभी कुछ ही पल में पीएम मोदी ऊपर होंगे कि यहाँ पर जो बनाया गया है, जो जहाँ पे जो आपको दिख रहे हैं पूरी तरीके से एसपीजी ने उसको घेरा हुआ है, उस जगह पर एसपीजी के अधिकारी यहाँ पर मूवमेंट करते हुए दिख रहे हैं। कुछ ही पल में वो ऊपर होंगे। अब देखिए ये एसपीजी की मूवमेंट भी यहाँ पर हो रही है, तो थोड़ी पल में पीएम मोदी तस्वीरों में होंगे। और अब पोजीशन ले ली है तो बिल्कुल ये तय है कि अब चंद सेकंड्स में यहाँ पर पीएम मोदी होंगे। एसपीजी के जो शैडो कमांडो हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं, तो ये मूवमेंट भी आपको हम दिखा रहे हैं तस्वीरों के ज़रिए। तो एक व्यक्ति, हाँ, जो रेस्क्यू ऑपरेशन की बात कर रही थी शालिनी, ये रेस्क्यू ऑपरेशन क्यों चल रहा है? अभी भी यहाँ पर इंडियन कोस्ट गार्ड की जो डाइविंग टीम्स है वो हैं, इंडियन नेवी, उसके अलावा 6 एनडीआरएफ, आर्मी, अभी सारी टीमें यहाँ पर लगी हुई है। क्योंकि एक व्यक्ति है, एक महीने जो छोटी बच्ची हैं उनके बारे में कोई जानकारी नहीं, तो वो कहीं पानी में तो नहीं, और इसी की जानकारी के आधार पर ही रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल अभी चल रहा है। तो रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। जैसा मैंने भी आपको इसके पहले तस्वीरें दिखाई थी कि किस तरह से 13 बोट अभी तक वहां लगातार जो है वो गश्त लगा रही हैं। आंकड़ा मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, 170 लोग ऐसे हैं जिन्हें इस हादसे में बचाया जा सका। 152 लोगों की अस्पताल से छुट्टी कर दी गई है, इलाज के बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। 7 लोग अभी भी सिविल हॉस्पिटल में एडमिट हैं। उनके साथ भी जो बातचीत है न्यूज 18 इंडिया ने आप तक पहुंचाई है। उन्हीं लोगों से मिलने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी सिविल हॉस्पिटल जाएंगे भी। इसके अलावा 135 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। वो एक बच्ची जो अभी तक नहीं मिल पाई है, जिसका शव नहीं मिल पाया है, उसके परिवार वाले बेहद चिंतित हैं। उसका भाई मैंने खुद कल देखा था, वही घाट पर मौजूद था और वो बहुत परेशान, बहुत चिंतित दिखाई दे रहा था। वो यही कह रहा था कि मेरी बहन के बारे में कोई जानकारी लग नहीं पाई है। मैं हॉस्पिटल भी होकर आ गया, मैं यहाँ घाट पर भी मैंने देख लिया, कहीं भी मेरी बहन के बारे में पता नहीं चल पाया। तो वो एक बच्ची, जैसा कि जनक भी आपको बता रहे हैं, क्योंकि उनके जो परिवार वाले हैं वो अभी भी मिसिंग कंप्लेन दर्ज करा चुके हैं। बड़ी खबर और जो तस्वीर मिल रही है वो भी आप देख लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं जहां से उस पुल की शुरुआत होती है। बड़ा सा बोर्ड लगातार हमने आपको दिखाया है, ओरेवा कंपनी का वहां पर लगा हुआ है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंच चुके हैं। और जनक का भी मैं रुख कर लेती हूँ। जनक, अभी क्या कुछ चल रहा है? देखिए पीएम मोदी अभी भूपेंद्र पटेल और जो गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी हैं उनसे बातचीत करें और हर्ष संघवी उनको बता रहे हैं दरअसल पूरी की जानकारी। क्योंकि हर्ष संघवी वही शख्स जो पूरे रात जो ऑपरेशंस है वो पूरे रात यहाँ पर देखते रहे, पूरे लीड करते रहे पूरे ऑपरेशन को। उनसे ही गृह राज्य मंत्री के तौर पर वो यहाँ पर लीड करते रहे। उनके केंद्रीय गृह मंत्री भी उनसे लगातार संपर्क में रहे थे। अमित शाह रात को 3 बजे फ़ोन किया था, प्रधानमंत्री कार्यालय से लगातार फ़ोन आते रहते थे। और देखिए पीएम मोदी को हर चीज़ें समझाई जा रही, चूँकि हर्ष संघवी ने सारे रिपोर्ट ली थी कि किस तरीके से कहाँ पर लापरवाही बरती गई है या क्या क्या कुछ हुआ है। तो हर्ष संघवी हैं वो पूरी सारी डिटेल पीएम मोदी को बता रहे हैं कि किस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ था। और पीएम मोदी हर बात उनसे सुन रहे हैं और जो भी जहाँ पे लग रहा है वहाँ सवाल भी पूछ रहे हैं, जानकारी भी दे रहे हैं। देखिए अभी भी वो हर्ष संघवी के साथ वो बातचीत कर रहे हैं कि दरअसल ये घटनाक्रम कैसे हुआ। हर्ष संघवी दिखा रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें हुई थी। और ये सर्च ऑपरेशन खासतौर पर जो पीछे जो नदी में चल रहा है वहाँ पर सारी देखिए इंडियन कोस्ट गार्ड की ओर से, नेवी की ओर से, आर्मी की ओर से जो अभी भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है उन सर्च ऑपरेशंस को भी वहाँ देख रहे हैं, उनकी जानकारी ले रहे हैं। क्योंकि मैं वही बात बता रहा था शालिनी आपको, सबसे बड़ा सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन आप इसको कह सकते हैं कि चंद घंटों में इतने बड़े एफर्ट्स को ले जाना, इतने बड़े स्तर पर इसके ऑपरेशन को लागू करना। और अलग अलग जगहों से, ऐसा नहीं था कि सब जगह स्टैंड बाय में लोग थे और उनको बुला दिया गया और तुरंत वो आ गए। अलग अलग ज़िलों में वो लोग थे और उनको बुलाया गया, न कि केवल सेना की तीनों विंग की बात करें, बल्कि जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन था उनको जहाँ ज़रूरत थी, चाहे वो डॉक्टर्स भी पास से बुलाने हो, चाहे
जिला कलेक्टर्स को बुलाने हो। राजकोट के जिला कलेक्टर को यहाँ पर बुला दिया गया था और ये पूरा सर्च ऑपरेशन हर्ष संघवी के साथ उनको बिठा दिया था। तो ये खुद जो मुख्यमंत्री हैं वो यहाँ पर रात को आके कैंप किए हुए थे, यानी पूरी सरकार कहें कि यहाँ पर सर्च ऑपरेशन को देख रही थी। पीएम मोदी भी खुद गुजरात में थे। केवड़िया से लगातार प्रधानमंत्री कार्यालय से अपडेट्स लिए जा रहे थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी यहाँ पर फ़ोन करके हर्ष संघवी जो छोटी छोटी बातें जो पीएम मोदी को बता रहे हैं वो सारी बातें वही थी, क्योंकि पूरे ऑपरेशंस को मैंने उनको नज़दीक से देखा। जब पूरे ऑपरेशंस को वो यहाँ पर देख रहे थे, वो जहाँ जहाँ उनको लगा वहाँ पर मार्गदर्शन देख रहे थे। देखिए पीएम मोदी यहाँ पर सारी जानकारी लेते हुए अब यहाँ से निकल रहे हैं और हर्ष संघवी उनको सारी जानकारी दे रहा है। अब पीएम मोदी जब अगले मिनटों में देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ये पीएम मोदी अभी भी हैं आपको स्क्रीन पर और ये दिखा रहे हैं। हर्ष संघवी सारी बातें उनको बता रहे हैं पूरे सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के अलावा यहाँ पर कैसे ये पॉइंट है वो पॉइंट तक कैसे पहुँचते हैं, टिकट विंडो से लेके ये सारी जानकारी उनको दिया जा रहा है। वहाँ पर पीछे आप देख सकते हैं कि गुजरात के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल भी देख रहे हैं और पहले जो भूपेंद्र पटेल हैं वो भी देख रहे हैं, गुजरात के मुख्यमंत्री, और उसके प्रधानमंत्री को सारी जानकारी दे रहे हैं राज्य मंत्री हर्ष संघवी, चूँकि वो ऑपरेशन को बेहद नज़दीक से उन्होंने देखा। क्योंकि हम भी पूरे ऑपरेशंस को जब कवर कर रहे थे सुबह तक यहाँ पर 6-7:30 बजे भी उन्होंने यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, यानी हर अपडेट्स कहें वो लेते रहें और जहाँ ज़रूरत पड़े, चाहे वो NDRF को कुछ ज़रूरत हो तो तुरंत वो जो प्रशासन है उनको वो आदेश देते थे कि आप आइए और यहाँ पर जो भी ज़रूरत है वो भी फ़ौरन पूरी कीजिए। ऐसा नहीं कि आपके पास समय है, समय नहीं, आपको तुरंत ये करना पड़ेगा। तो हर संघवी यहीं से आदेश देते रहते थे। तो ये जानकारी, ये सारी चीज़ें अभी भी जो टेक्निकल एक्सपर्ट हैं, जो कमेटी बनाई है हाई पावर कमेटी, उनके जो मेंबर्स हैं वो भी यहाँ पर आके उनको समझा रहे हैं कि किस तरीके से टेक्निकलिटीज़ हैं, ये सारी चीज़ें उनको बताई जा रही थी। तो ये तस्वीरों में आप देख रहे हैं पीएम मोदी को टेक्निकल चीज़ों को लेकर सारी चीज़ें उनको समझाई जा रही है कि क्या क्या चीज़ें उस समय पर हुई थी जब ये 6:31 का वक्त, एग्जैक्टली अगर कहें 6:31 का वक्त था और उस समय पर ये कहें कि दुर्घटना हुई थी। और उसके बाद कैसे पूरा संसाधनों को जुटाया गया साथ में, और संसाधनों को जुटाने के बाद राहत और बचाव कार्य है वो कितने बड़े पैमाने पर इसको चालू किया गया था, यही बात मैं आपको बता रहा था। ये छोटा कोई ऑपरेशन नहीं था, इतने बड़े पैमाने पर राज्य और केंद्र सरकार की रेस्क्यू टीमों को एक साथ जोड़कर इसे देखा जाना चाहिए कि इतने बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया। और इसी के चलते कहते हैं कि जो हताहत का आंकड़ा है वो, हालांकि हताहत का आंकड़ा ज़्यादा ही है, 132 जितने लोगों 135 लोगों की मौतें हुई है, लेकिन जो खुशनसीबी रहे जो यहाँ पर वो, क्योंकि कई लोगों को यहाँ से ज़िंदा निकाला गया था पानी से और उनको फ़ौरन अस्पताल में ट्रीटमेंट मिलने के चलते उनकी जान भी बच पाई। तो ऐसे भी वो लोग थे जहाँ पर जिनकी जान बच पाई। ये जब सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन बड़े लार्ज स्केल पर जब हुआ, ये इसी का परिणाम है। तो सरकार की ओर से ये ऑपरेशन दोनों केंद्र और राज्य सरकार की ओर, मैं इसलिए आपको बार बार कह रहा था कि ये केंद्र और राज्य सरकार का एक कंबाइंड ऑपरेशन जिसे कहे कि वो था। और अब पीएम मोदी गए हैं तो मैंने शालिनी आपको जो हम बात कर रहे थे 50 वो आम लोग हैं जिन्होंने रेस्क्यू टीमें पहुंची, उससे पहले लोगों को बचाया था और उन लोगों से वो मुखातिब होंगे, वो उनसे बातचीत करेंगे, पूरा उस समय का जो क्या घटनाक्रम था वो भी जानेंगे। मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जी उन 50 लोगों के साथ होने वाली है जो सबसे पहले पहुंचे थे मदद के लिए और सबसे पहले लोगों को निकाल करके अस्पताल तक उन्होंने पहुंचाया था मात्र 20 मिनट के अंदर, क्योंकि 6:30 बजे के आसपास ये जो हादसा था वो हुआ और फिर उसके बाद 7 बजने में जब 10 मिनट बाकी था, मतलब 20 मिनट के अंदर घायलों को यहाँ से लेकर के सिविल अस्पताल तक लोग पहुंचे थे और वो यहाँ के आम जन ही थे जो सबसे पहले सामने आए थे मदद के लिए, सेवा के लिए। तो उनसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिलेंगे। और जैसा इसके पहले जनक आपको समझा भी रहे थे कि किस तरह से गुजरात के गृह मंत्री अभी पूरी तरह से डिटेल में समझाते हुए हर्ष संघवी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिखाई दिए कि आखिर हादसा कैसे घटा या क्या कुछ उस वक्त की परिस्थिति रही होगी। लेकिन आंखों देखा हाल जो बता सकता है, जो समझा सकता है, वो कोई भी दूसरा शख्स नहीं बता सकता। और कहते हैं ना, सिक्के के दो पहलू होते हैं और उन दोनों को जानना समझना बेहद जरूरी है। तो राज्य के गृह मंत्री के रूप में हर्ष संघवी जो बातें बता रहे हैं वो सुनना तो आवश्यक है ही, लेकिन जो प्रत्यक्षदर्शी वहां पर मौजूद थे उन्होंने क्या देखा, क्या महसूस किया, उनकी कहानी क्या है, उनका वक्तव्य क्या है, उनका सोचना क्या है,
ये चीजें समझना भी जरूरी है और इसीलिए ये जो अगले 50 लोगों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मीटिंग होने वाली है, बातचीत होने वाली है, वो भी उतनी ही अहम है। जैसा जनक बता रहे हैं कि अब इसके बाद वो 50 लोगों से मिलने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे जाएंगे, क्योंकि देखिए ये मेरा खुद का अनुभव है। कल से लेकर के अभी तक कई लोगों से मेरी यहाँ पर बात हुई और आम जन जो होता है उसका सोचने का तरीका भी अलग होता है। अभी एक शख्स मुझे मिले थे जो ये कह रहे थे कि मैं भी पहले पुल पर जा चुका हूँ, 6 महीने पहले जब पुल बंद हुआ था उस वक्त मैं गया था, पूरी फैमिली को लेकर गया था, तब भी ऐसे लोग थे जो पुल के ऊपर कूद रहे थे, पुल पर नाच रहे थे और ये चीजें नहीं करनी चाहिए। पुल इसी वजह से टूटा। तो आम लोगों की जो सोचने की क्षमता होती है या जो देखने का नजरिया होता है वो अलग होता है। एक्सपर्ट किसी दूसरे नजरिए से बताते हैं, क्योंकि केबल पुल इसी उद्देश्य से बनाया जाता है, झूलता पुल, कि उस पर जाकर आदमी झूलते हुए पुल का आनंद ले सके। तो ये दो अलग अलग विचारधारा है। लेकिन जब घटना घटी उस वक्त प्रत्यक्षदर्शियों ने क्या देखा, लोगों की स्थिति क्या थी, वाकई इतनी भीड़ वहां पर थी या फिर नहीं थी, ये तमाम वो चीजें हैं, ये तमाम वो बातें हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वही लोग बता सकते हैं जो वहां उस वक्त मौजूद थे। और इसीलिए अब अगली मीटिंग उन 50 लोगों के साथ होने वाली है, बातचीत उनके साथ होने वाली है और फिर उसके बाद अधिकारियों के साथ भी बैठक होगी प्रधानमंत्री की। तो ये बहुत कम वक्त में छोटे छोटे समय को बांट करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलग अलग लोगों के साथ ये मुलाकातें, और फिर अंत में वो सिविल अस्पताल भी पहुंचेंगे जहां अब भी घायल इलाज करवा रहे हैं। वहां 7 पेशेंट्स अभी भी मौजूद है। जैसा मैंने आपको बताया कि ज्यादातर पेशेंट्स की इलाज के बाद छुट्टी कर दी गई है। 150 से ज्यादा लोग हैं, वो आंकड़ा अगर एग्जैक्ट मैं आपको बताऊं तो 150 से ज्यादा लोग हैं, 152 जिन लोगों की अस्पताल से छुट्टी कर दी गई है। अभी 7 लोग हॉस्पिटल में एडमिट है, एक महिला भी उसमें शामिल है। तो उनसे मिलने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर सिविल हॉस्पिटल जाएंगे और वहां उन लोगों के साथ मुलाकात करेंगे, उनकी कहानी जान पाएंगे, वो किन लोगों के साथ पहुंचे थे, उन्होंने किन अपनों को खोया है। क्योंकि जो एक महिला वहां पर एडमिट है, उनकी मामी इसी हादसे में गुजर गई हैं, चल बसी हैं। तो और एक भाई, एक ऐसा लड़का वहां मौजूद है जिसने अपने भाई को खो दिया इस हादसे में। तो उन लोगों के साथ मिलेंगे, जांचेंगे, परखेंगे कि आखिर ये पूरा मामला क्या था। लेकिन बातों से ही काम नहीं चलता है। उम्मीद इसी के साथ मोरबी के लोग ये भी कर रहे हैं। ये आप जरा देख लीजिए कि अगर प्रधानमंत्री का काफिला इधर से गुजरे तो किस तरह से बड़ी संख्या में सड़क के ऊपर भी लोग खड़े हैं। हालांकि चौपर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं, लेकिन देखने के लिए यहाँ भी लोग मौजूद हैं। और ये आप समझिए कि आंखों में एक उम्मीद लिए आए हैं। ये आम दौरा प्रधानमंत्री का नहीं है जब यहाँ लोगों से हंसी खुशी वो मिलने पहुंचे हो। बड़ा गम का मौका ये है मोरबी के लोगों के लिए। और मैं कहूँ कि एक तरह से बिल्कुल गमगीन माहौल है। घर का कोई अपना चला जाता है, मुर्दनी उसे एक शब्द कहा जाता है, उस तरह की स्थिति इस वक्त मोरबी के लोगों के लिए है। भले ही पड़ोस का कोई शख्स गया हो या 2 गली छोड़ करके कोई गुजरा हो या शायद अगले मोहल्ले में किसी के घर पर मातम हो, लेकिन सभी की आंखें नम है। और यहाँ अगर मैं सड़क पर लोगों को देख पा रही हूं, मैं जनक का फटाफट रुख करती हूँ। जनक के पास कोई अपडेट है? जनक, क्या चल रहा है? देखिए शालिनी, पीएम मोदी अभी जो वहाँ पे आम लोगों को जिन्होंने बचाया था उनसे मुलाकात कर चुके हैं। वो तस्वीर मैं आपको अभी बता सकता हूँ, जस्ट ये डाउनलोड अभी हो रही है। और ये पीएम मोदी जो कि हम बता रहे थे कि 50 से ज़्यादा 50 लोग हैं वहाँ पर जिनसे ये मुलाकात वहाँ पर हुई और उनसे वो जाना। देखिए ये तस्वीर मैं दिखाऊँगा आपको, कैमरामैन अनूप आपको तस्वीर दिखाएंगे। दरअसल ये सेना के जवान हैं। पहले सेना के जवानों से आप जो बता रही थी कि 2 पहलू से बात करनी है। जो लोग ऑपरेशन रात रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा था, उस ऑपरेशन से पीएम मोदी अभी चर्चा कर रहे हैं उन अधिकारियों से, खासतौर पे जो सेना के जवान हैं जो ऑपरेशन में हिस्सा था जिनका, उनसे वो मुखातिब हो रहे हैं, उनसे भी जान रहे हैं कि ऑपरेशन में कोई दिक्कत आई या नहीं, ये भी वो जानना चाहते हैं। ये देखिए तस्वीरों में, और ये दिखा रहे हैं कि पीएम मोदी की उनसे पूछ भी रहे हैं कि क्या क्या हुआ क्या नहीं। उनसे पूरी जानकारी लेते हुए पीएम मोदी अभी बात कर रहे हैं अधिकारियों से और ख़ास तौर पे सेना के जवानों से कि वहाँ पर जब कब पहुँचे, क्या हुआ। चूँकि वो सारी जानकारी उस समय ले ही रहे थे जब यहाँ पर ये सेना के अधिकारी पहुँचे और सेना की टीमें जब यहाँ पर पहुँची। तो ये पीएम मोदी जो सेना के जवानों से मिल रहे हैं उसकी तस्वीरें में हम आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। तो ये पहली बात। और उसके अलावा जो आम लोग भी हैं वहाँ पर, उनसे मुलाकात हो रही है। इसके बारे में भी जानकारी, अभी थोड़ी और तस्वीरें भी आएगी तो प्रधानमंत्री कार्यालय से तो और भी आ गई हैं। आम लोगों से मिलते ये अभी भी जो स्थानीय लोग हैं उनसे मुलाकात करते हुए। 1 मिनट मैं आपको ये तस्वीर भी दिखाऊंगा। देखिए ये जो तस्वीरें हैं आपको दिख रही है, ये अभी जो वहाँ के जो फायर के कर्मचारी हैं उसके पहले भी आपको ये लोग यहाँ पर दिख रहे हैं।
और बड़े हमलों की प्लानिंग में भी मदद कर रहे हैं। सबसे चौंकाने वाला आरोप नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन पर हुए हमले से जुड़ा है। नॉर्थ स्ट्रीम 1 और नॉर्थ स्ट्रीम 2 पर हुए हमलों को 1 महीने से भी ज्यादा बीत चुका है। अब अचानक रूस को लगने लगा है कि पाइपलाइन पर हुए धमाकों के पीछे ब्रिटेन की फौज का हाथ है। रूस की फौज के अधिकारियों ने दावा किया कि पाइपलाइन पर धमाका करने के लिए ब्रिटेन की फौज ने ही आतंकी भेजे थे। इन धमाकों की जांच में रूस शामिल नहीं है। अब तक धमाकों की जांच किसी नतीजे पर पहुंची भी नहीं है, लेकिन ब्रिटेन पर रूस के आरोपों से साफ है कि पुतिन के निशाने पर अब ब्रिटेन आ चुका है। हालांकि रूस ने ब्रिटेन पर लगाए गए आरोपों का कोई सबूत नहीं दिया, इसलिए ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने इन आरोपों को खारिज करने में देर नहीं लगाई। ब्रिटेन ने साफ कहा कि पुतिन केवल बेबुनियाद कहानियां सुनाकर लोगों का ध्यान भटकाने में लगे हैं। और ब्रिटेन ने नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन पर पुतिन की पुरानी थ्योरी याद दिला दी। पहले रूस ने दावा किया था कि नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन में धमाका अमेरिका ने करवाया है। ये तक कहा गया था कि इस धमाके से केवल अमेरिका को ही फायदा हो सकता है। नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन में हुए धमाकों की जांच स्वीडन और डेनमार्क की एजेंसियां कर रही हैं। पाइपलाइन में हुए 4 धमाकों में 2 स्वीडन की समुद्री सीमा पर हुए थे और बाकी के 2 डेनमार्क की सीमा पर। ये पाइपलाइन रूस से जर्मनी तक पहुंचती है, इसलिए डेनमार्क और स्वीडन के साथ जर्मनी की एजेंसियां भी जांच में लगी हैं। शुरुआती जांच के बाद समुद्र का रास्ता भी आवाजाही के लिए खोल दिया गया था, लेकिन अब तक ये पता नहीं चल पाया है कि इन धमाकों की हकीकत क्या थी। हालांकि यूरोप के कई देश इन धमाकों में पुतिन की भूमिका होने का दावा करते रहे हैं। रूस ने जांच में सहयोग करने की भी पेशकश की थी, लेकिन उसकी अपील को खारिज कर दिया गया था। और अब तो माना जा रहा है कि यूरोप में गैस की किल्लत का भी समाधान निकाला जा चुका है। ऐसे में नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन का जिक्र रूस की झुंझलाहट बताई जा रही है, जिसके पीछे काला सागर में रूस के जंगी जहाजों पर हुए हमले को बड़ी वजह माना जा रहा है। रूस की फौज के अधिकारियों ने दावा किया है कि ब्रिटेन की सेना के कई बड़े अधिकारी यूक्रेन में मौजूद हैं। बाकायदा यूक्रेन के माइकोलेव रीजन की एक जगह भी बताई गई जहां ट्रेनिंग कैंप चलाए जा रहे हैं। मतलब ये कि बड़े ऑपरेशनों के लिए यूक्रेन की फौज को ट्रेनिंग देने का काम ब्रिटेन कर रहा है। ये आरोप उसी दिन लगाए गए जिस दिन सेवेस्तोपोल में रूस की नौसेना पर बड़े हमले हुए। माकाराव जंगी जहाज को नुकसान पहुंचा और जंग में रूस को बड़ा झटका लगा। हालांकि ब्रिटेन ने सोशल मीडिया पर हमलों का जवाब दिया और रूस के आरोपों को कोरी बकवास बता दिया। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। रूस और यूक्रेन की जंग ने एक बार फिर बेहद खतरनाक मोड़ ले लिया है। रूस ने दावा किया है कि यूक्रेन ने क्राइमिया में उस पर एक बार फिर बहुत बड़ा हमला किया है। इस महीने की शुरुआत से ही क्राइमिया यूक्रेन की जंग का हॉटस्पॉट बना हुआ है। वहां पुतिन का बनवाया हुआ कर्च ब्रिज उड़ाने के बाद से ही रूस बुरी तरह तिलमिलाया हुआ था कि उसके अंदर सुलग रही बदले की आग में यूक्रेन ने घी डालने का काम कर दिया। रूस का कहना है कि यूक्रेन ने क्राइमिया के पास काला सागर में तैनात उसके जंगी जहाजों पर हमला किया है। यानी ऐसा लग रहा है कि ज़ेलेंस्की कीव पर गिरने वाले एक एक बम का हिसाब पुतिन से क्राइमिया से हिसाब बराबर कर रहे हैं। और क्राइमिया जमीन का वो टुकड़ा है जिस पर पुतिन को रत्ती भर की सौदेबाजी मंजूर नहीं। जंग छिड़ने से पहले ही पुतिन ने बिल्कुल साफ साफ कह दिया था कि क्राइमिया सिर्फ और सिर्फ रूस का ही है, और रूस का दावा है कि यूक्रेन ने उसी क्राइमिया में उसके जंगी जहाजों को निशाना बनाया। हालांकि यूक्रेन ने रूस के दावे को झूठा बताया। लेकिन समंदर में अंडर वाटर ड्रोन से हमले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। कहा जा रहा है ये यूक्रेन का ही ड्रोन है, जिस पर लगे कैमरे में अटैक रिकॉर्ड हो गया। वीडियो में अंडर वाटर ड्रोन पानी में तेजी से आगे बढ़ता दिखा। कुछ दूरी पर उसका शिकार खड़ा था। रूस का जंगी जहाज एडमिरल माकारव काला सागर में तैनात रूस का वो जहाज है जिसने अप्रैल में रूस की ब्लैक सी फ्लीट के सबसे अहम मॉस्कवा जहाज की जल समाधि के बाद उसकी जगह ली थी। मॉस्कवा जहाज का क्या हश्र हुआ था ये 6 महीने पहले पूरी दुनिया ने देखा था, और अब एडमिरल माकारव की बलि लेने के लिए ड्रोन आगे बढ़ रहा था। लेकिन तभी सीन में एक हेलीकॉप्टर की एंट्री हो गई और ड्रोन पर धड़ाधड़ गोलियां बरसनी शुरू हो गईं। मतलब बिल्कुल किसी एक्शन फिल्म का सीन। बिजली की रफ्तार से चली गोलियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोरबी पहुंच चुके हैं। घाट का उन्होंने जायजा ले लिया है। वहां गृह मंत्री हर्ष संघवी ने उन्हें बता दिया कि स्थिति क्या कैसी थी। अब ये आगे बढ़ता हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काफिला आपको दिखाई दे रहा है ये सिविल हॉस्पिटल की तरफ आगे जा रहा है, क्योंकि जो घायल है, जो मामूली रूप से घायल थे, जिनका फ्रैक्चर था या बहुत ज्यादा जिनकी स्थिति खराब थी, उन्हें तो राजकोट भेजा गया था। लेकिन इसी सिविल हॉस्पिटल के अंदर सबसे पहले तमाम घायलों को और मृतकों को भी, शवों को भी पहुंचाया गया था। और अब उधर की ओर ये आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री का ये काफिला आपको इस वक्त दिखाई दे रहा है सिविल हॉस्पिटल। और ये जहां पर घटना घटी है उसके बीच की दूरी दो छोर से मैं आपको बताऊं, अगर एक छोर से हॉस्पिटल की दूरी हम देखें तो वो तकरीबन 1.5 किलोमीटर है। और इस पुल का जो दूसरा सिरा है, पुल टूटा तो दोनों तरफ से, तो जो दूसरा सिरा है उधर से सिविल हॉस्पिटल की दूरी अगर मैं देखूं तो वो 3 किलोमीटर है।
बहुत पास में ये हॉस्पिटल, उस घटना स्थल से तो अब उधर की ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रुख किया है और मुझे लगता नहीं है कि 5 मिनट से ज्यादा का वक्त लगेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 मिनट के अंदर अंदर ही सिविल हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे और फिर वहां पहुंच करके घायलों के साथ बातचीत करेंगे, मुलाकात वो करेंगे। घायलों के घर वाले भी वहां पर हैं। मैंने जो देखा, हर पेशेंट के घर से एक शख्स ही कोई वहां पर मौजूद था, क्योंकि बहुत छोटा सा वार्ड है और वहां पर भीड़ लगाने का बहुत ज्यादा कोई मतलब है नहीं। तो हर शख्स के परिवार का कोई एक आदमी वहां पर बैठा हुआ है, किसी की माँ, किसी का पिता, किसी का भाई वहां पर मौजूद है। तो न सिर्फ घायलों से बल्कि उनके परिवार वालों से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होगी। जो फर्स्ट एड उन्हें मिली, जो इलाज उन्हें मिल रहा है मौजूदा, वो क्या ठीक ठाक है, क्या काफी है, मन में असंतोष तो किसी तरह का नहीं है, या भविष्य के प्रति कोई चिंता तो नहीं है, ये तमाम बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अब घायलों के साथ, उनके परिवार वालों के साथ होगी। वो ढांढस बनाएंगे, उनका हालचाल पूछेंगे, जानेंगे। आगे बढ़ता हुआ ये काफिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सिविल हॉस्पिटल की तरफ है, जो मैंने आपको बताया बहुत दूर है नहीं, यहाँ से 5 मिनट की ही दूरी पर है। तो वहाँ अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत जल्द पहुँचने वाले हैं। फर्स्ट फ्लोर जो है हॉस्पिटल का, वहाँ अंदर जा करके एक बहुत छोटा सा वार्ड है जिसके अंदर मोरबी के घायलों को रखा गया है। बाकी अलग आज का चौथा बड़ा एक्सपोर्टर है, लेकिन उस पर हमला करने के बाद रूस के जंगी जहाजों ने काला सागर को घेर लिया था। रूस यूक्रेन के बंदरगाहों से उसका अनाज एक्सपोर्ट ही नहीं होने दे रहा था। इस वजह से पूरी दुनिया में अनाज का भयानक संकट पैदा हो गया था। जुलाई में यूएन और तुर्की के काफी मनाने के बाद रूस और यूक्रेन में डील हुई और काला सागर के बंदरगाहों से यूक्रेन के अनाज का एक्सपोर्ट फिर शुरू हो गया। लेकिन रूस के वो डील सस्पेंड करने के बाद एक बार फिर दुनिया में हाहाकार मचना तय है। ब्रिटेन में तो लोगों को चेतावनी दे दी गई है कि खाने की चीजों के दामों में अब और आग लगेगी। उधर जंग के 250वें दिन रूस की फौज ने ब्रिटेन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। रूस का दावा है कि नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन पर हमले की योजना ब्रिटेन की सेना ने बनाई थी। यहां तक कि काला सागर में रूस के जहाजों पर हुए हमले के पीछे भी ब्रिटेन की सेना है। और रूस का आरोप है कि ब्रिटेन की सेना के बड़े अधिकारी यूक्रेन की जंग में शामिल हैं। वो यूक्रेन की फौज को लगातार ट्रेनिंग भी दे रहे हैं और बड़े हमलों की प्लानिंग में भी मदद कर रहे हैं। सबसे चौंकाने वाला आरोप नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन पर हुए हमले से जुड़ा है। नॉर्थ स्ट्रीम 1 और नॉर्थ स्ट्रीम 2 पर हुए हमलों को 1 महीने से भी ज्यादा बीत चुका है। अब अचानक रूस को लगने लगा है कि पाइपलाइन पर हुए धमाकों के पीछे ब्रिटेन की फौज का हाथ है। रूस की फौज के अधिकारियों ने दावा किया कि पाइपलाइन पर धमाका करने के लिए ब्रिटेन की फौज ने ही आतंकी भेजे थे। इन धमाकों की जांच में रूस शामिल नहीं है। अब तक धमाकों की जांच किसी नतीजे पर पहुंची भी नहीं है। लेकिन ब्रिटेन पर रूस के आरोपों से साफ है कि पुतिन के निशाने पर अब ब्रिटेन आ चुका है। हालांकि रूस ने ब्रिटेन पर लगाए गए आरोपों का कोई सबूत नहीं दिया। इसलिए ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने इन आरोपों को खारिज करने में देर नहीं लगाई। ब्रिटेन ने साफ कहा कि पुतिन केवल बेबुनियाद कहानियां सुनाकर लोगों का ध्यान भटकाने में लगे हैं। और ब्रिटेन ने नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन पर पुतिन की पुरानी थ्योरी याद दिला दी। पहले रूस ने दावा किया था कि नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन में धमाका अमेरिका ने करवाया है। ये तक कहा गया था कि इस धमाके से केवल अमेरिका को ही फायदा हो सकता है। नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन में हुए धमाकों की जांच स्वीडन और डेनमार्क की एजेंसियां कर रही हैं। पाइपलाइन में हुए 4 धमाकों में 2 स्वीडन की समुद्री सीमा पर हुए थे और बाकी के 2 डेनमार्क की सीमा पर। ये पाइपलाइन रूस से जर्मनी तक पहुंचती है, इसलिए डेनमार्क और स्वीडन के साथ जर्मनी की एजेंसियां भी जांच में लगी हैं। शुरुआती जांच के बाद समुद्र का रास्ता भी आवाजाही के लिए खोल दिया गया था, लेकिन अब तक ये पता नहीं चल पाया है कि इन धमाकों की हकीकत क्या थी। हालांकि यूरोप के कई देश इन धमाकों में पुतिन की भूमिका होने का दावा करते रहे हैं। रूस ने जांच में सहयोग करने की भी पेशकश की थी, लेकिन उसकी अपील को खारिज कर दिया गया था। और अब तो माना जा रहा है कि यूरोप में गैस की किल्लत का भी समाधान निकाला जा चुका है। ऐसे में नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन का जिक्र तो मोरबी पहुंचे हुए इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वो अपने लोगों के बीच इस वक्त हैं, क्योंकि गुजरात उनका गृह क्षेत्र है, यही उनकी कर्मभूमि है, यही उनकी जन्मभूमि है। और गुजरात जब प्रधानमंत्री पहुंचते हैं तो प्रधानमंत्री नहीं बल्कि गुजराती होते हैं। तो आज जब लोगों के साथ मुलाकात घायलों से उनकी होनी है। 2 तस्वीर फिलहाल इस वक्त आप देख लीजिए। कच्छू नदी पर बने पुल के मुआयने के लिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे, वो तस्वीर भी आपके सामने जो आपसे मैं 10 मिनट पहले की है। और मौजूदा तस्वीर सिविल हॉस्पिटल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहुंचना, वहां पहुंच करके लोगों के साथ मुलाकात करना, ये दोनों ही तस्वीरें आपके सामने। पर बार बार यही चीज मैं कह रही हूँ कि मुलाकातें अपनी जगह, बातें अपनी जगह, जो हालचाल प्रधानमंत्री ले रहे हैं वो अपनी जगह, लेकिन इन पूरी आज की ये जो घटना कल की परसों की इस महीने की शुरुआत से ही क्राइमिया यूक्रेन की जंग का हॉटस्पॉट बना हुआ है। वहां पुतिन का बनवाया हुआ कर्च ब्रिज उड़ाने के बाद से ही रूस बुरी तरह तिलमिलाया हुआ था कि उसके अंदर सुलग रही बदले की आग में यूक्रेन ने घी डालने का काम कर दिया। रूस का कहना है कि यूक्रेन ने क्राइमिया के पास काला सागर में तैनात उसके जंगी जहाजों पर हमला किया है।
यानी ऐसा लग रहा है कि ज़ेलेंस्की कीव पर गिरने वाले एक एक बम का हिसाब पुतिन से क्राइमिया से हिसाब बराबर कर रहे हैं। और क्राइमिया जमीन का वो टुकड़ा है जिस पर पुतिन को रत्ती भर की सौदेबाजी मंजूर नहीं। जंग छिड़ने से पहले ही पुतिन ने बिल्कुल साफ साफ कह दिया था कि क्राइमिया सिर्फ और सिर्फ रूस का ही है, और रूस का दावा है कि यूक्रेन ने उसी क्राइमिया में उसके जंगी जहाजों को निशाना बनाया। हालांकि यूक्रेन ने रूस के दावे को झूठा बताया। लेकिन समंदर में अंडर वाटर ड्रोन से हमले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। कहा जा रहा है ये यूक्रेन का ही ड्रोन है, जिस पर लगे कैमरे में अटैक रिकॉर्ड हो गया। वीडियो में अंडर वाटर ड्रोन पानी में तेजी से आगे बढ़ता दिखा। कुछ दूरी पर उसका शिकार खड़ा था। रूस का जंगी जहाज एडमिरल माकारव काला सागर में तैनात रूस का वो जहाज है जिसने अप्रैल में रूस की ब्लैक सी फ्लीट के सबसे अहम मॉस्कवा जहाज की जल समाधि के बाद उसकी जगह ली थी। मॉस्कवा जहाज का क्या हश्र हुआ था ये 6 महीने पहले पूरी दुनिया ने देखा था, और अब एडमिरल माकारव की बलि लेने के लिए ड्रोन आगे बढ़ रहा था। लेकिन तभी सीन में एक हेलीकॉप्टर की एंट्री हो गई और ड्रोन पर धड़ाधड़ गोलियां बरसनी शुरू हो गईं। मतलब बिल्कुल किसी एक्शन फिल्म का सीन। बिजली की रफ्तार से चली गोलियां जैसे ही पानी पर पड़ी, पानी उछाल मारने लगा, मगर ड्रोन गोलियों से बचते बचाते हुए आगे बढ़ता रहा और उसके जहाज को छूते ही वीडियो रुक गया। उसके बाद क्या हुआ वो दुनिया को देखने को नहीं मिल सका, लेकिन खुद रूस ने माना कि उसके जहाज को जबरदस्त चोट पहुंची। और तो और क्राइमिया में रूस के किसी एक आध जहाज पर ही वार नहीं हुआ, बल्कि बताया गया कि रूस के 3 जहाजों को निशाना बनाया गया। सेवेस्तोपोल में एक धमाका तो ऐसा देखने को मिला कि उसकी जबरदस्त रोशनी ने आंखें ही चौंधिया दी। सेवेस्तोपोल क्राइमिया का सबसे बड़ा शहर है और रूस ने 2014 में यूक्रेन से क्राइमिया को हथिया लिया था। सेवेस्तोपोल रूस के लिए क्राइमिया देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया आप देख रहे हैं। अमूमन जब मुलाकात आपसे करती हूं तो कहती हूं बहुत स्वागत है आपका। आज नहीं कह पाऊंगी। ये वो शहर है जिसने 135 अपनों को खोया है। एक ही परिवार से कई अर्थियां उठी हैं और अब जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोरबी पहुंचे हुए हैं तो हर कोई सांस में उनकी ओर देख रहा है कि असल इंसाफ अब मिल पाएगा उन परिवारों को भी और उन मृतकों को भी जो अब हमारे बीच में नहीं है। लेकिन फिर भी जो गुनहगार हैं उन तक शिकंजा कसना इसलिए जरूरी है ताकि दोबारा कोई हैंगिंग ब्रिज न सिर्फ मोरबी में बल्कि पूरे देश में ना बन सके। तस्वीरें आपके सामने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोरबी पहुंच चुके थे अब से आधे घंटे पौना घंटे पहले। उसके बाद सबसे पहले तो वो पहुंचे जहां पर हैंगिंग ब्रिज था, वहां पहुंच करके हालात का उन्होंने जायजा लिया। गृह मंत्री ने खुद जो सारे हालात उस वक्त के थे, रेस्क्यू टीम ने काम कैसे किया, वो आधिकारिक चीजें जो होती हैं वो समझाई और बताई। उसके बाद आम लोगों से जिन्होंने राहत सबसे पहले पहुंचाई उनसे भी मुलाकात की, जो सैनिक थे उनसे मुलाकात की। अब आगे उनका काफिला सिविल हॉस्पिटल की तरफ, क्योंकि जो घायल हैं सबसे पहले उपचार के लिए उन्हें सिविल अस्पताल ही पहुंचाया गया था और वहां पहुंच करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो घायल हैं उनके साथ बातचीत करेंगे, उनके परिवार वालों के साथ बातचीत करेंगे। इन सब के बीच ये जो पूरा मोरबी क्षेत्र है वो देश भर के लिए इस वक्त सुर्खियां बना हुआ दिखाई दे रहा है। चाहे पक्ष है या फिर विपक्ष है, हर किसी के अपने तर्क हैं, लेकिन मोरबी वालों का तर्क क्या है, मोरबी के दिल में क्या है, मोरबी क्या इस वक्त सोच रहा है। ये वो कच्छू नदी है जो दर्द आज के कई साल पहले 1979 में भी मोरबी के लिए बनी थी और एक बार फिर से यही कच्छू नदी यहाँ के लोगों की बड़ी परेशानी का सबब फिर से बनी है। ये मोरबी पूरा वो इलाका है जो पानी की कमी के लिए जाना जाता है। बहुत ज्यादा पानी यहाँ पर होता नहीं है, लेकिन फिर भी जब पानी आता है तो सैलाब लेकर अपने साथ आता है और कई जाने लेकर चला जाता है। दोबारा ये घटना ना हो इसका ख्याल रखना होगा। मैं जनक का रुख लेती हूँ। जनक, सिविल हॉस्पिटल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब जा रहे हैं, मेरे ख्याल से पहुंच भी चुके होंगे। अपडेट आपके पास क्या है जनक? देखिए शालिनी, अपडेट यह है कि जो सिविल हॉस्पिटल से वो निकल चुके हैं पीएम मोदी और अब जहां जिला पंचायत है, कलेक्टर कचहरी, वहां पर जो मृतकों के परिजन हैं उनसे मुलाकात करेंगे। और इससे पहले जो अस्पताल के भीतर जहां पर जो मरीज़ थे और उनके परिवार वालों से उन्होंने मुलाकात की और उसके बाद अब उनका जो काफ़िला है वो जिला पंचायत है जहां पर जो कलेक्टर कचहरी वहां पर अब उनकी ओर निकल चुका है और अगले 2 से 3 मिनट में वो वहां पर होंगे और वहां पर जो मृतकों के परिजन हैं उनसे वो उनका दर्द बांटने की कोशिश करेंगे। चूँकि आपको याद कराएं कि वो 31 तारीख मतलब कि कल जब वो एकता दिवस की परेड को जब संबोधित कर रहे तो कहा कि मृतकों और उनके परिवारों के साथ उनका अभी मन है, चूँकि वो क्षण ऐसे ही है कि वहाँ पर दुख दर्द भरा है, करुणा से भरा है। ऐसे में
वो कल नहीं आ पाए लेकिन आज आए हैं, तो उनके दुख दर्द को कम करने की, उनसे बांटने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद वो बिल्कुल पास ही में एसपी दफ्तर है, वहाँ पर जो रिव्यू मीटिंग लेनी है। कल भी एक रिव्यू मीटिंग रेस्क्यू और रिहेबिलिटेशन की जो मीटिंग थी वो कल कर चुके हैं गवर्नर हाउस में। वहाँ पर आला अफसर और मुख्यमंत्री और गृह राज्य मंत्री थे। आज भी वही अफसर वहाँ पर होंगे। और आज की रिव्यू मीटिंग में भी देखिए, मेरे पास वो तस्वीरें आ गई हैं जो मरीजों को मुलाकात कर रहे हैं, वो आपको मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ। मरीजों का हालचाल पूछते हुए ये देखिए, ये तस्वीरें हैं जहाँ पर पीएम मोदी मरीजों का हालचाल पूछ रहे हैं। ये पहली तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ। उसके अलावा इसके अलावा मैं आपको ये देखिए, ये आपको तस्वीर न्यूज़ 18 इंडिया पर आपको सबसे पहले दिखा रहे हैं। उसके अलावा अब दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा कि मरीजों से बातचीत करते हैं, साथ में गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी हैं। उसके अलावा ये तीसरी तस्वीर है जहाँ पर एक महिला है, महिला से वो हाल उनका जानते हुए यहाँ पर देखे जा रहे हैं। तो पीएम मोदी अब अस्पताल से निकल चुके हैं, मरीज़ हैं जो उनसे मुलाकात कर चुके हैं, उनसे परिजनों से बातचीत कर चुके हैं, और अब जो मृतकों के जो परिवारजन हैं उनसे वो वहाँ पर जाके मिलेंगे। तो ये तस्वीरें न्यूज़ 18 इंडिया पर सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं हम, और उसके बाद जो मृतकों के परिजनों से जब मिलेंगे, उनके दर्द से बांटेंगे, वो उसकी तस्वीरें भी हम आप दर्शकों तक पहुंचाएंगे। तो ये तस्वीरें हैं वो जो उनके परिवारजनों से मिली है। चूँकि मैं अभी यहाँ पर जो दरबार गढ़ है जहाँ पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है वहाँ पर हूँ, लेकिन ये तस्वीरें बता रहे हैं आपको कि ये परिजनों को मिलते हुए, जो ज़ख्मी हुए थे, जो उनसे मिलते हुए वो अभी वहाँ पे जो जिला कलेक्टर कचहरी है वहाँ के लिए वो निकल चुके हैं। बिल्कुल, और जैसा आपने बताया कि सिविल हॉस्पिटल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकल चुके हैं और अब आगे जो रिव्यू मीटिंग है उधर का वो रुख करेंगे। एसपी ऑफिस का जिक्र शायद जनक आपने किया, उसकी दूरी भी अगर हॉस्पिटल से मैं जितना इन 2 दिनों में नाप पाई हूँ तो वो तकरीबन 2.5 किलोमीटर मुझे समझ में आया था, 2.5 से 3 किलोमीटर होगा। तो वहाँ पहुँचने में भी बहुत वक्त लगेगा नहीं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि ये जो मुलाकातें हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचे हैं, ये मात्र रस्म अदायगी भर ना रह जाए, इस बात को अश्योर करना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। ये जो मिलना है और यहाँ पहुंचकर हालात का जायजा लेना है, वो मात्र इस कारण नहीं कि एक खाना पूर्ति है तो वो करनी है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि गुजरात से ही ताल्लुक है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और ये वो प्रधानमंत्री हैं जो कठोर फैसलों के लिए जाने जाते हैं, जो इस बात के लिए जाने जाते हैं कि सही और गलत में अगर सही फैसला बहुत चुनौतीपूर्ण भी है, बहुत विवादित भी है और बहुत नुकसानदेह भी है, तो उस ओर ही पैर रखना है, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाने जाते हैं। तो अब जबकि हर कोई ये कह रहा है कि असल गुनहगार तक अब भी कोई नहीं पहुंच पाया है, तो वहां पहुंचने के लिए एक कठोर निर्णय और फैसले की जरूरत है। और उम्मीद यही कि प्रधानमंत्री मोदी जब पहुंच ही चुके हैं, ये तमाम मुलाकातें अब हो ही चुकी हैं, रिव्यू मीटिंग भर बाकी है, तो वहां से निकलते निकलते ये आदेश भी देकर प्रधानमंत्री जाएंगे कि किस तरह से जिनके सर जिम्मेदारी थी उनके सर को पकड़ा जाए, उनके कॉलर को पकड़ा जाए, और ये निर्देश जरूर दिया जाएगा। इस उम्मीद के साथ हर मोरबी वासी फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर देख रहा है। और जो पहले की याद मैंने आपको दिखाई, देखिए जो पहले वाली घटना थी मोरबी की, वो तो और भी ज्यादा विभत्स थी। वो ऐसी घटना थी जिसमें मौतों का ठीक से आंकड़ा तक पता नहीं लग पाया, एग्जैक्ट आंकड़ा क्या है ये उस वक्त की कोई एजेंसी नहीं बता पाई थी। तो तब से अब की घटना के बीच में ना कोई समानता ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ और न ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि अभी वाली जो घटना है वो तब के मुकाबले छोटी है। मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि मोरबी वो जगह है जिसके लोगों का और मच्छू नदी का विकराल रूप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी आंखों से देखा है, तब जबकि वो भी एक आम जन थे, एक सामान्य नागरिक थे। और उस वक्त के लिए तो कहते हैं कि संघ यहाँ पर मजबूत ही इसलिए हो पाया क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मच्छू नदी में जब वो डैम से पानी आया था और उसके बाद जो काम किया था, तो बड़ी मदद मिली थी संघ के यहाँ स्थापित होने में। तो उस मोरबी के लोगों को और बेहतर ढंग से प्रधानमंत्री समझ पाएंगे, उनके दर्द को समझ पाएंगे। उस हाल को जिसने देखा है वो इस हाल का जायजा शायद दूर बैठा भी समझ पाता। अब जबकि वो सबके बीच में है, तब कम से कम एक कठोर निर्णय जरूरी हो जाता है और उसी की आस इस वक्त हर मोरबी वासी कर रहा है। जैसा मैंने आपको कहा कि किसी के पड़ोस का कोई गया हो या 2 गली छोड़कर या 2 मोहल्ला छोड़कर, हर किसी को वो अपना ही लग रहा है और यही वजह है कि कोशिश हर किसी की ये है। अच्छा, रास्ता खोल दिया गया है, जरा अयाज आप दिखाएं, क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा था कि प्रधानमंत्री सिविल हॉस्पिटल अब जा रहे हैं, तो इधर से तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जाना हो चुका है, इसलिए यहाँ के रास्ते खोल दिए गए। सिविल हॉस्पिटल से भी वो जा चुके हैं।
वो तस्वीर हमने आपको दिखाई, जनक ने आपको दिखाई। सिविल हॉस्पिटल से भी वो जा चुके हैं और आगे शायद उनकी जो बातचीत होनी थी, वो जो रिव्यू मीटिंग थी, मैं जनक का अगर एक बार फिर से रुख कर पाऊं और आगे का अपडेट अगर जनक दे पाए, क्योंकि जनक यहाँ रास्ता खोल दिया गया है, लोगों को आगे बढ़ने के लिए कह दिया गया है। अभी फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस जगह पर है, क्या कुछ चल रहा है, आप अपडेट दे पाए अगर तो जनक। देखिए शालिनी, जिला पंचायत पहुंच गए हैं, यानी कलेक्टर कचहरी और एसपी ऑफिस एक ही संकुल में है, पास में हार्डली 50 मीटर का अंतर है, एक ही संकुल में। और वहां पर मैंने जो आपको कहा कि मृतकों के जो परिजन हैं वहां उनसे मुलाकात अभी हो रही होगी, क्योंकि अभी थोड़ी देर में तस्वीर भी हमारे पास आ जाएगी। और उसके बाद उनके दुख दर्द को बांटने के बाद पीएम मोदी सीधे एसपी ऑफिस बिल्कुल पास ही में है, तो वहीं पर जाके वो रिव्यू मीटिंग भी करने वाले हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल होंगे, गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी होंगे, के कैलाशनाथन होंगे जो सीएम के अग्र सचिव हैं, उसके अलावा बाकी अधिकारी, जिला प्रशासन के आईजी से लेके कलेक्टर और उसके नीचे तबके के सारे अधिकारी हैं, वो वहाँ पर होंगे। और सारी चीज़ों के बारे में जानकारी, मिनट टू मिनट जो जानकारी जिसको कहें, अब तक इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या हुआ, कहाँ लूपहोल्स रहा कि नहीं, ये सारी चीज़ों पर बारीकी से उनको अपडेट दिया जाएगा, क्योंकि हर संघवी से सारी चीज़ें मांगी जाती है और उनसे ही रिपोर्ट मांगी जा रही है सारी। तो वो हर संघवी वो सारी चीज़ों को बताएंगे और पीएम मोदी को उनको लगेगा कि ये चीज़ें होनी चाहिए तो सुझाव भी इस पर आ सकते हैं। तो कह सकते हैं कि पूरा एक मामला कहें कि आज का जो घटनाक्रम रहे, तो पीएम अब दरबारगढ़ से होते हुए यहाँ से अस्पताल, सिविल अस्पताल में जो जख्मी थे उनके परिवार, वो लोगों और उनके परिवारजनों को मिलने के बाद अब जो मजिस्ट्रेट का जो डीएम का जो दफ्तर है वहाँ पर मिलते हुए परिजनों उसमें सीधे एसपी ऑफिस जाएंगे और रिव्यू मीटिंग करेंगे। अब जनक का मैं एक चीज़ और आपसे समझना चाहूँगी, क्योंकि मैं तो मोरबी में 2 दिन से हूँ, गुजरातियों से बहुत मेरा वास्ता है नहीं, आप यहीं गुजरात पे रहते हैं, समझते हैं यहाँ के लोगों को। इन 2 दिनों में जो मैं समझ पाई, वो हर कोई प्रधानमंत्री से इस उम्मीद में है कि असल गुनहगार जरूर पकड़े जाएंगे और उनके आने के बाद ये असर जरूर होगा। तो मैं इसके ऊपर भी जनक आपसे कॉमेंट लेना चाहूँगी। ये बातचीत, ये मिलना जुलना, ये छलावा रह जाएगा जनक अगर असली गुनहगार, क्योंकि आपने रिपोर्ट देखी है, आपने एमओयू देखा है, ये जो पूरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसका लूपहोल जनक आपने दर्शकों तक पहुंचाया है, गुजरातियों को आप बेहतर समझते हैं। तो ये कमेंट में जनक आपसे लेना चाहूंगी कि ये बातचीत, मुलाकात छलावा भर ना रह जाए, असल गुनहगार जो है जब तक वो ना पकड़े जाएं और एक कठोर कार्रवाई ना हो, जो कि बिना प्रधानमंत्री के निर्देश के अभी तक 2 दिन की कार्रवाई में तो लगता है नहीं संभव है। तो जनक इसके ऊपर आपका कॉमेंट। देखिए, मैं शालिनी जहाँ तक पीएम मोदी को जो समझा हूँ मेरे अब तक ये 20 साल के अनुभव में, तो वो ऐसे फैसले, कठोर फैसले, आपने एक शब्द इस्तेमाल किया था जब हम लाइव के लिए बैठ जा रहे थे, आपने कहा था कठोर फैसले लेने से वो झिझकते नहीं। तो उनके नीचे जो कैडर तैयार हुई है वो भी ऐसे मामलों में जहाँ पर जनहित की बात हो या लोगों को तकलीफ दे ऐसी बात हो, तो ऐसे मामलों में कड़े फैसले लेने में झिझक नहीं महसूस करते। और इसी के चलते मैं आपको बार बार ये 2 चीज़ें बता रहा हूँ कि जब से घटनाक्रम हुई, खुद यहाँ पर गृह राज्य मंत्री के साथ साथ मुख्यमंत्री खुद यहाँ पर मौजूद थे। और इतना ही नहीं, यानी पूरे गांधीनगर से पूरे सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन को नहीं देख रहे थे, यहाँ कलेक्टर कचहरी में बैठ के और गृह राज्य मंत्री यहाँ बैठ के पूरे ऑपरेशन को देख रहे थे। और उसके बाद रात को ही देखिए घटनाक्रम को आपको देखना होगा, 6:40 को ये घटनाक्रम, 6:30 को ये हादसा होता है और रात को 9 बजे, 9:30 बजे तक इस मामले में एफआईआर दर्ज हो जाती है। और उसके बाद सुबह होते होते 9 जितने जो आरोपी हैं जो आज दिखाए गए हैं उनको हिरासत में लिया जाता है। मल्टी एजेंसियों को वहां कंबाइन करके अलग अलग जिलों में छापेमारी करके उन लोगों को पकड़ लिया जाता है। दूसरी तरफ एक कमेटी फॉर्म कर दी जाती है, एफएसएल को बुला के दिया जाता है। यानी ये सारी चीज़ें आपको दिखा रही कि एक्टिव मोड, चूँकि निजी कंपनी को जब ये काम सौंपा गया तो उसकी गलती है, ये साफ तौर पे दिख रही। अब चूँकि जब मामला, चूँकि अब ये सवाल उठ रहे हैं, लोग सवाल ये भी उठा रहे हैं कि क्यों उसके मालिक को नहीं पकड़ा। इन्वेस्टिगेशन ऐसे नहीं होता है शालिनी। इन्वेस्टिगेशन जब होता है तो उस पहले जो कल्प्रिट हैं उनके जो बयान होंगे, उनके बयानों के आधार पर और जो साक्ष्य मिलते जाते हैं, उसके बाद जब भी कोई एफआईआर होती है तो यही लिखा जाता है कि ये और आगे के इन्वेस्टिगेशन में, और जब नाम खुले तब, तो ये इन्वेस्टिगेशन का पहलू होता है। इसलिए लोग सवाल उठाते हैं, जाहिर सी बात है गुस्सा है लोगों में कि क्यों नहीं उसको पकड़ा गया, ये बात सही है, पर
इन्वेस्टिगेशन पहलू को देखें। और चूंकि यही बात फिर मैंने यहाँ के अधिकारियों को जब पूछी कि आप क्यों बड़े जो मालिक हैं उनको तक नहीं पहुँचते, तो उन्होंने कहा कि देखिए अब साक्ष्य हम जुटा रहे हैं और साक्ष्य उनकी और ही इशारा करे। इसलिए न्यूज़ 18 इंडिया ने सुबह ये खबर दिखाई थी कि मोरबी पुलिस और ने जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज हैं वहाँ से मैनेजमेंट की पूरी जो हायरार्की है वो मांगी है, डिटेल मांगी है। इससे ये अंदाज़ा लग रहा है कि उसके एमडी कौन थे, इसके साथ कौन जुड़ा हुआ था, ये सारी चीज़ों को लेते हुए जो मालिकों तक जो मामला पहुंचेगा वो उसके बाद इन्वेस्टिगेशन, यानी एक कठोर कार्रवाई ये ज़रूरी पड़ता है। 135 लोगों की मौतों का सवाल है और जो जिम्मेवार होंगे उनको कड़ी से कड़ी सजा। और जो जानकारी है जो कभी भी इसकी अनाउंसमेंट भी हो सकती है कि स्पेशल पीपी भी इस मामले में अपॉइंट हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हो और जल्द से जल्द चार्जशीट फाइल हो। जो आमतौर पर जो बच्चों के साथ दुष्कर्म होता है तब सरकार जो कठोर फैसले जिस तरीके से लेती है बिल्कुल उसी दिशा में ये फैसले लिए जा रहे हैं। तो ऐसे में फास्ट ट्रैक कोर्ट में फैसला आए, फ़ौरन से फ़ौरन इसका जजमेंट आए, ये दिशा में करने की कोशिश है। और राहत को हो सकता है कि ये इन्वेस्टिगेशन पूरा का पूरा हैंडओवर एसआईटी या कोई बड़े तबके के अधिकारियों को सौंप दिया जाए, जिससे इन्वेस्टिगेशन को और आगे बढ़ाया जा सके और अधिकारियों को जोड़ना पड़े तो जोड़े। तो ये सारे फैसले भी आज रात तक या कल तक इसमें लिए जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर कार्रवाई का जब सवाल है तो इसमें कोई फिलहाल सरकार ये दावा कर रही है, कोई लिपापोती नहीं है। 135 लोगों की जान गंवाई है तो निसंदेह जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कि अगर इन्वेस्टिगेशन होता है, अगर कार्रवाई होती है तो वो स्टेप बाय स्टेप होती है और जो दोषी हैं वो बच न जाएं, इसके लिए पहले साक्ष्य जुटाना भी बहुत जरूरी होता है। और वही जो इन्वेस्टिगेशन टीम है वो इस वक्त कर रही है कि साक्ष्य कहीं से कमजोर ना पड़ जाए और उसकी बिना पर कहीं कोई छूट न जाए। और इसीलिए जनक जिस तरह से आपको समझा रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन अगर कोई भी टीम करती है तो वो स्टेप वाइज आगे बढ़ती है। 9 लोगों को हिरासत में कल ही ले लिया गया था और उसके आगे की जो तफ्तीश है, क्योंकि जनक ने आपको बताया कि कैसे लिस्ट मांगी गई है, पूरी मैनेजमेंट की लिस्ट जिसमें हायरार्की वाइज पूछा गया है कि कौन कहाँ किस पद पर आसीन है, तो उस हिसाब से ही ये जो जांच है वो आगे बढ़ रही है। और उम्मीद यही कि बहुत जल्द जो दोषी हैं उनको सजा भी मिल पाएगी। अच्छा जनक, एक चीज और, क्योंकि आप अभी भी वहाँ घाट पर ही मौजूद हैं, मच्छू नदी जहाँ पर ये पूरा हादसा उस वक्त घटा था, क्या रेस्क्यू टीम अभी भी लगी हुई है? क्या अभी भी जो बोट्स हैं वो आपको चलती हुई दिखाई दे रही है? जैसा आपने बताया कि वो जो बच्ची है वो अभी भी गुम है, जिसके बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया है। तो लगातार मतलब परसों शाम 6:30 से अभी तक की अगर मैं बात कर लूं तो रेस्क्यू टीम अब भी वहां पर दिखाई दे रही है। जी शालिनी, मैं अब तस्वीरें ही दिखा देते हैं हम दर्शकों को। देखो अभी भी सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। वहाँ पे एनडीआरएफ की टीमें यहाँ पर लगातार गश्त लगा रही हैं। वहाँ बीच में देखिए तो आर्मी की टीम है, एनडीआरएफ की टीम गश्त लगाने के बाद अब नई टीम जो 4 बोट हैं एनडीआरएफ की वो यहाँ पर आई है। अब 2 बोट और हैं जो वहाँ पर जो सेना की है वो भी जाएगी, इंडियन आर्मी की। उसके अलावा वहाँ पर भी देखिए आप जो बीचों बीच एनडीआरएफ की टीमें, सेना की टीमें अभी भी लगातार गश्त लगा रही है, सर्च ऑपरेशन कर रही है कि वहाँ नीचे चूँकि मिसिंग की एक कंप्लेन, जैसा कहें कि मिसिंग की कंप्लेन वहाँ पर मिली है, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें एनडीआरएफ की टीमें और उनके अलावा बाकी जो एजेंसियों की जो टीमें वहाँ पर जो है, चाहे फायर दमकल के कर्मी हो वो भी यहाँ पर है, उसके अलावा सेना के जवान भी यहाँ पर है, वो भी यहाँ पर अभी भी गश्त वहाँ पर लगाते हुए देखे जा रहे हैं। शालिनी बिल्कुल, तो अभी भी तलाश जारी है और वो तमाम लोग अभी भी हताश हैं जिन्होंने अपनों को खो दिया है, इस मोरबी हादसे में, जिनकी कोई गलती नहीं थी, जो ये जानते भी नहीं थे कि पुल की क्षमता कितनी है कितनी नहीं है, वहां जाना घातक हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है। वो तमाम लोग, वो तमाम बेकसूर जो इस घटना में मारे गए हैं, जिनकी मृत्यु हुई है और जिनके अपने अब अकेले रह गए हैं इस दुनिया में, वो सभी हताश हैं, परेशान हैं और उन सभी के साथ न्यूज़ 18 इंडिया भी है। तो अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और सीधे बात कर लेते हैं रूस यूक्रेन युद्ध की, जो कि 9 महीने से लगातार जारी है। ऐसे में यूक्रेन के नीप्रो और निकोपोल में रूस का बड़ा हमला लगातार जारी है। रूस की तरफ से रिहायशी इलाकों में 40 से ज्यादा मिसाइल लॉन्च की गई। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने बड़ा दावा किया कि रूस अब रिहायशी इलाकों को टारगेट करके मिसाइल अटैक कर रहा है। तो यूक्रेन की सेना ने रूस को बड़े नुकसान का एक बार फिर से दावा किया है। बताया दरअसल गया है कि यूक्रेन की सेना ने तोप से रूस के कई सैन्य गाड़ियों को तबाह कर दिया।
यूक्रेन का रूस पर पलटवार। रूस के ठिकानों पर बड़ा हमला। रूस की सैन्य गाड़ियां हुई बर्बाद। लुहांस्क रूस और यूक्रेन के बीच जंग बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई। दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमला कर रही हैं। ताजा वीडियो यूक्रेन की तरफ से जारी किया गया। इस वीडियो में कई मिसाइलें दागी गई। बताया गया कि यूक्रेन की आर्टिलरी यूनिट ने वायुसेना की मदद से रूस के ठिकानों पर हमला किया। इस हमले में रूस की कई सैन्य गाड़ियों को तबाह कर दिया गया। लुहांस्क फिलहाल रूस के कब्जे में है। जनमत संग्रह के बाद पुतिन ने इसे रूस में शामिल करने का ऐलान किया था, लेकिन यूक्रेन की सेना लुहांस्क के लिए अब भी जोरदार जंग लड़ रही है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेन पर बड़े हमले का दावा किया। वहीं आप एक वीडियो भी यहां पर जारी कर ये बताया गया है कि रूस के K-52 और Mi-28 हेलीकॉप्टर से यूक्रेन के कमांड पोस्ट पर हमला हुआ है। रूस यूक्रेन में घातक हुई जंग। यूक्रेन के ठिकानों पर हमले का दावा। रूस के हेलीकॉप्टर ने बरसाए गोले। रूस और यूक्रेन के बीच जंग हर रोज घातक होती जा रही है। कभी रूस की सेना यूक्रेन की सेना को टारगेट कर रही है, तो कभी यूक्रेन की सेना रूस के सैनिकों पर पलटवार कर रही है। नया दांव रूस की तरफ से किया गया। रूस के रक्षा मंत्रालय ने एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में रूस के हेलीकॉप्टर मोर्चा संभालते दिखे, जिसमें रूस के हेलीकॉप्टर ने आसमान में जमीन पर कई गोले बरसाए। इस वीडियो के जरिए दावा किया गया कि रूस का Ka-52 और Mi-28 हेलीकॉप्टर ने रूस के ठिकानों पर बड़ा हमला किया। रूस के हेलीकॉप्टर ने यूक्रेन के कमांड पोस्ट को निशाना बनाया। और आपको बता दें, उधर यूक्रेन ने बाखमत इलाके में रूस के Mi-8 हेलीकॉप्टर को मार गिराया है। और साथ ही जिसका वीडियो यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया, जिसमें एक ही झटके में रूस का हेलीकॉप्टर जमीन पर आ गिरा। रूस का Mi-8 हेलीकॉप्टर जैसे ही यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम के रडार पर आया, तुरंत निशाना लगाया गया और फिर पलक झपकते ही हवा में उड़ान भरता रूस का Mi-8 हेलीकॉप्टर जमीन पर आ गिरा। ये वीडियो यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया है, जिसमें बाखमत इलाके में रूस का एक Mi-8 हेलीकॉप्टर उड़ता दिखाई दिया, जिसके बाद यूक्रेन की सेना एक्टिव हुई और फिर मिसाइल से उसे टारगेट किया गया। ये निशाना इतना सटीक था कि सीधा हेलीकॉप्टर पर जाकर लगा, जिसके बाद हेलीकॉप्टर में आग लग गई और वो फिर जमीन पर जा गिरा। आग इतनी भयानक थी कि हेलीकॉप्टर कुछ ही मिनटों में जलकर राख हो गया। बताया गया कि इस हेलीकॉप्टर में सवार रूसी पायलट भी मौके पर मारा गया। यूक्रेन की राजधानी कीव से लेंगे खबर, जहां कीव पर पुतिन की सेना के ताबड़तोड़ हमले लगातार जारी हैं। और अब दावा ये किया जा रहा है कि रूसी सेना लगातार उन इलाकों और उन जगहों को टारगेट कर रही है जहां से यूक्रेन के लाइफलाइन को प्रभावित किया जा सके। अब खबर ये भी आ रही है कि रूस के ऐसे ही हमलों की वजह से यूक्रेन में बिजली और पानी को लेकर हाहाकार मच गया है। लोग एक एक बूंद के लिए तरसते हुए नजर आ रहे हैं। यूक्रेन की कमर तोड़ने के लिए पुतिन की सेना किसी भी हद तक जाने को तैयार है। क्राइमिया ब्रिज पर हुए हमले की आग ने पुतिन को इस कदर आक्रोश में ला दिया है कि अब उनके आदेश पर यूक्रेन के ऐसे ठिकानों को टारगेट किया जा रहा है। जिनका सीधा ताल्लुक जनता की बुनियादी जरूरतों से होता है। ईरान से मिले ड्रोन की बदौलत पुतिन का मकसद और भी आसान हो चुका है। हमले ऐसे ठिकानों पर निशाना साध कर हो रहे हैं जहां से बिजली और पानी की सप्लाई होती है। दावा किया जा रहा है
कि दिल दहला देने वाले ऐसे ही धमाकों में कीव को भारी नुकसान पहुंचा है। कीव में ये हमले उन ठिकानों पर किए गए हैं जहां से पीने का पानी लोगों के घरों तक जाता है। इन्हीं हमलों की वजह से कीव में हाहाकार मचा हुआ है। खबर है कि कीव के 80% परिवार इस वक्त पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। इतना ही नहीं, यूक्रेन के कई शहरों में बिजली की आपूर्ति लगातार ठप है। आलम यह हो चुका है कि लोगों को पानी खरीदकर पीना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, लोगों से पानी जमा करके रखने की अपील भी की जा रही है। कीव के मेयर का दावा है हमलों के कारण यूक्रेन की राजधानी के एक हिस्से में बिजली और पानी की आपूर्ति ठप है। कीव में रहने वाले करीब 80% लोगों की पानी की आपूर्ति बाधित हुई है। लोगों को नजदीकी पंप रूम और बिक्री केंद्रों से पानी खरीदकर जमा करने के लिए कहा गया है। वहीं यूक्रेन ने रूस के हथियारों को ध्वस्त करते हुए एक वीडियो इसका जारी किया है। जंग के दौरान यूक्रेन के अलग अलग शहरों से भागने से पहले रूसी सेना अपने हथियार, टैंक और दूसरे सैन्य सामान वहीं छोड़ गए थे, जिन्हें यूक्रेन की सेना ने देखे किस तरह से ध्वस्त कर दिया। तो रूस किसी भी कीमत पर कीव पर कब्जा करना चाहता है। यही वजह है कि पिछले कई दिनों में कई बार रूस की सेना कीव पर बमबारी को अंजाम भी दे चुकी है और लोग एक बार फिर से बंकरों में छिपने के लिए अब मजबूर हो गए हैं। कीव में लगातार खतरे का सायरन बज रहा है। लोगों में बदहवासी का माहौल है। जरे सहमे लोगों के सामने रोजाना की जरूरतों को पूरा करने की भारी चुनौती। इस बीच बार बार हो रहे हमले लोगों में और ज्यादा दहशत पैदा कर रहे हैं। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा के मुताबिक जंग के दौरान रूस द्वारा आम नागरिकों को निशाना बनाकर ऐसे मिसाइल हमले करने का कोई औचित्य नहीं है। इन हमलों को प्रतिक्रिया कहकर उचित न ठहराएं। रूस ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसके पास अभी भी मिसाइलें हैं और वो यूक्रेन के लोगों को मारने की इच्छा शक्ति रखता है। यानी रूस युद्ध के नियमों के खिलाफ जाकर हर उस जगह को टारगेट कर रहा है जिससे यूक्रेन को घुटनों के बल लाया जा सके। लेकिन रूस के एक एक हमले का जवाब यूक्रेन की सेना की तरफ से भी दिया जा रहा है और यूक्रेन के इसी पलटवार को पुतिन अपनी साख के लिए चुनौती मान रहे हैं। यही वजह है कि दुश्मनों के लिए पुतिन की सेना को नो मर्जी का ऑर्डर जारी किया जा चुका है। जंग के मैदान से बहुत बड़ी खबर। रूस भले ही यूक्रेन को घुटनों के बल लाने के लिए उस पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, लेकिन यूक्रेन जिस तरह से पलटवार कर रहा है वो रूस के लिए बहुत बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। और अब खबर ये सामने आ रही है कि यूक्रेन के जबरदस्त हमले में रूसी सेना के 1000 सैनिकों की मौत हो गई है। यूक्रेन की तरफ से दावा ये किया जा रहा है कि जंग की शुरुआत से अब तक से 24 घंटे में रूस की सेना पर यह सबसे बड़ा हमला है। यूक्रेन के हमलों से पुतिन की सेना घायल है। पुतिन की बेराम ब्रिगेड यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को चुन चुन कर निशाना बना रही है। यही वजह है कि जेलेंस्की की सेना अब घायल शेर की तरह हो चुकी है। जैसे रूस के सैनिक अब तक यूक्रेन के सैनिकों को टारगेट कर रहे थे, ठीक वैसे ही यूक्रेन की सेना भयानक बदला लेने पर आमादा है। यूक्रेन की तरफ से दावा किया जा रहा है कि महज 24 घंटे के भीतर उसने रूस की सेना के 1000 जवानों को मौत की नींद सुला दिया है। यूक्रेन की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक पुतिन की सेना के लिए बीता संडे किसी ब्लैक डे की तरह था, क्योंकि इसी रविवार को यूक्रेन के जवाबी हमले में रूस की सेना के 950 सैनिक मारे गए। दावा किया जा रहा है कि जंग की शुरुआत से अब तक ये एक दिन में रूसी सेना को हुआ सबसे बड़ा नुकसान है, जिसके बाद अब रूस के सैनिकों की मौत का आंकड़ा 71,200 तक पहुंच गया है। इतना ही नहीं, यूक्रेन की तरफ से यह भी दावा किया गया कि इस दौरान 52 बख्तरबंद गाड़ियां, 13 टैंक और 1
क्रूज मिसाइल को मार गिराया गया। बताया जा रहा है कि रूस की सेना को इतना भारी नुकसान डोनेत्स्क और लेमान जैसे इलाकों में उठाना पड़ा। खबर तो यह भी है कि पुतिन के लामबंदी वाले सैनिकों ने जब से युद्ध में हिस्सा लिया है तब से रूस की सेना को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है, क्योंकि ये सैनिक ना तो अच्छी तरह से ट्रेंड है और ना ही ये वॉर फ्रंट पर यूक्रेन की नीतियों को समझ पा रहे हैं। यही वजह है कि रूस को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। यूक्रेन से जारी जंग के बीच रूस की सेना जहां कीव समेत यूक्रेन के कई शहरों में ताबड़तोड़ हमले वहां कर रही है, वहीं कई इलाकों में यूक्रेन के सैनिक भी इसका मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। यूक्रेन की सेना ने ऐसा ही एक वीडियो जारी किया और रूस के टैंक को तबाह करने का दावा किया। बताया गया कि यूक्रेन के सैनिकों ने रूस के टैंक पर हमले किए, जिसके बाद टैंक में आग लग गई और फिर उसमें तेज धमाका हुआ। तो यूक्रेन और रूस के इस भयंकर युद्ध में दावे और आंकड़ों का खेल भी बदस्तूर जारी है। लेकिन सच यही है कि दोनों देशों की सेनाओं के अलावा हजारों बेगुनाह इस जंग की भेंट चढ़ चुके हैं। और इधर यूक्रेन ने भी रूस को बड़े नुकसान का दावा किया है। उधर यूक्रेन के भयानक हमलों के बीच पुतिन की सेना की तरफ से भी बड़ा दावा किया गया है। रूस की न्यूज एजेंसी TASS की तरफ से दावा किया गया है कि महज एक हफ्ते के भीतर कीव में यूक्रेन के 2500 सैनिकों को मार गिराए हैं। एजेंसी की तरफ से कहा गया है कि यह आंकड़ा एक हफ्ते पहले मारे गए सैनिकों की तुलना में 1.5 गुना ज्यादा है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि 17 से 23 अक्टूबर तक यूक्रेन को कई मोर्चों पर भारी नुकसान उठाना पड़ा है। यानी वॉर जोन में अब घमासान इस कदर तेज हो चुका है कि रोजाना कई सैनिकों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है। लेकिन सवाल यही है कि जिस तरह से महज 24 घंटे में रूस के 1000 सैनिकों को मार गिराने का दावा किया जा रहा है, तो क्या अब यूक्रेन पर रूस का हमला और भयानक हो जाएगा? रूस यूक्रेन में जारी जंग के बीच बेलारूस के एक एक्टिविस्ट ने बड़ा दावा किया। बेलारूस के एक्टिविस्ट ने दावा किया है कि रूस और बेलारूस के 30,000 सैनिकों को यूक्रेन ने 6 घंटे में ही हरा दिया। साथ ही जंग की शुरुआत में ही रूस ने बेलारूस को लॉन्च पैड की तरह इस्तेमाल किया था और अब भी वो उसकी सेना का बेस बना हुआ है। यूक्रेन और रूस के बीच चल रही जंग अभी खत्म नहीं हुई है। एक बार फिर बात परमाणु हमलों की धमकी तक पहुंच गई है। रूस लगातार अपने तेवर दिखा रहा है, तो वहीं जंग की शुरुआत से ही रूस बेलारूस को लॉन्च पैड की तरह इस्तेमाल कर रहा है और वहीं से यूक्रेन में घुसकर रूसी सेना ने ताबड़तोड़ हमले भी किए हैं। और अब तो खबर है कि वहां रूस ने अपने सैनिकों का जमावड़ा बढ़ा दिया है। रूस के हजारों सैनिक बेलारूस पहुंच गए हैं। इसके साथ ही उसकी सेना के सैकड़ों टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां भी वहां जमा हो गई हैं। माना जा रहा है कि रूस जल्द ही कीव पर एक बड़ा हमला करने वाला है, क्योंकि ईरान के ड्रोन की मार से बदहाल कीव को हथियाना रूस को आसान लग रहा है। और बेलारूस तो पूरी तरह से उसके साथ खड़ा ही है। उसने न केवल अपनी जमीन पुतिन के कदमों में बिछा रखी है, बल्कि वो जंग में अपने सैनिकों को भी उतार सकता है। लेकिन दावा किया गया कि दोनों देशों के 30,000 सैनिक भी आ जाएं, तो उन्हें 6 घंटे में ही खत्म कर दिया जाएगा, क्योंकि इस बार बेलारूस पहुंची पुतिन की सेना में वो बात नहीं है जैसी जंग की शुरुआत में थी। दावा किया गया कि पुतिन ने जिन लोगों को सैनिक का नाम देकर रूस से भेजा है, वो जंग के लिए पूरी तरह तैयार ही नहीं है और इसी वजह से उन्हें ढेर करने में यूक्रेन की सेना को ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। रूस की आर्मी को लेकर एक बड़ा दावा यहां पर किया गया है, जिसमें बताया गया कि बेलारूस के सहारे रूस कीव को जीतने का दम भर रहा है। जबकि सच ये है कि बेलारूस में मौजूद रूस के ज्यादातर सैनिक अनट्रेन्ड हैं, जिन्हें जंग लड़ने का कोई भी अनुभव नहीं है। दावा है कि पुतिन ने बेलारूस में जो सेना भेजी, उनमें न तो ट्रेंड सैनिक हैं और न ही
भाड़े के खतरनाक सैनिक, बल्कि रूस के अलग अलग इलाकों से जुटाए गए लोगों को हथियार देकर लड़ने के लिए भेज दिया गया है। दावा किया गया कि रूस से भेजे गए सैनिक अभी ट्रेनिंग ही ले रहे हैं। इसके लिए वहां 2 बड़े ट्रेनिंग ग्राउंड तक बनाए गए हैं, जिनमें एक बेलारूस के उत्तर में है तो दूसरा पोलैंड की सीमा के पास बना है। दावा किया गया कि वहां रूसी सेना को राइफल चलाने से लेकर हल्के हथियार इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग दी जा रही है, लेकिन दिखाया ऐसा जा रहा है कि जैसे रूस की एक बड़ी फौज बेलारूस के रास्ते हमले की तैयारी में जुटी हो। इसके साथ ही दावा ये भी किया गया कि बेलारूस भी अपनी सेना को रूसी सैनिकों के साथ मिलकर लड़ने भेज सकता है और दोनों मिलकर जेलेंस्की की सेना को धराशायी कर देंगे। रूस और बेलारूस मिलकर ऐसा हमला बोलेंगे कि कीव यूक्रेन के हाथ से निकल जाएगा, लेकिन दावा किया गया कि दोनों मिल भी जाएं तो भी जंग के 8 महीने बाद ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि रूस के साथ अब पहले वाले सैनिकों का दम नहीं रह गया। जंग की शुरुआत में ही करीब 20,000 से ज्यादा सैनिकों ने कीव की घेराबंदी की थी। तब कई दिनों के भीषण हमलों के बाद भी उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा था और अब तो दावा है कि रूस के नए सैनिक पूरी तरह ट्रेन भी नहीं हैं। ऐसे में कीव जीतना तो दूर, वो जंग में अपनी जान ही बचा लें तो बड़ी बात होगी और लगता है कि बेलारूस भी इस बात को अच्छी तरह से समझता है। तभी तो वो ड्रोन से हमला करने की ताकत बढ़ाने की तैयारी में जुटा है, जिसके जरिए वो यूक्रेन पर आसमान से हमला बोल देगा और उसके सैनिकों को जमीनी हमलों से बचाया जा सकेगा। बेलारूस ने दावा किया कि जल्द ही वो ऐसे ड्रोन अपनी सेना को देगा जो जासूसी के साथ साथ हमला भी कर सकेंगे। उसके मुताबिक आज के समय में अगर खुद को बचाना है तो जंग में ड्रोन ही सबसे बड़ा सहारा है। इसके साथ ही बेलारूस ने दावा किया कि उसकी सेना को आधुनिक टैंक, बख्तरबंद गाड़ियों और खतरनाक हथियारों की भी जरूरत है, जबकि लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें भी उसे चाहिए। माना जा रहा है कि पुतिन के दबाव में देर सवेर बेलारूस की सेना को भी जंग में उतरना ही पड़ेगा और इसलिए वो अपने आप को मजबूत करने की तैयारी में जुटी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोरबी में इस वक्त मौजूद हैं और सिविल अस्पताल में पहुंच करके जब उन्होंने घायलों से बातचीत की, वो तस्वीर इस वक्त आपके सामने कि कैसे एक एक पेशेंट्स के पास तक जाकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात कर रहे हैं, घायलों को हालचाल ले रहे हैं। हर बिस्तर के पास तक वो पहुंचे और जो घायल था उससे हालचाल उन्होंने लिया, उसका अब क्या राहत है, पहले से स्थिति क्या बेहतर है, जो इलाज मिल पा रहा है और सरकारी सुविधाएं जो हॉस्पिटल की हैं वो क्या काफ़ी हैं। इन तमाम चीज़ों से रूबरू होते हुए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो वहाँ पर घायल हैं उनसे बातचीत करते हुए इन तस्वीरों में आपको दिखाई दे जाएंगे। देखिए, अब घायलों के लिए उपचार की व्यवस्था कर दी गई। जो मुआवजा था उसका ऐलान भी तुरंत पहले ट्वीट के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया था, लेकिन अब सामने से जाकर के उनका हालचाल लेना और क्या इन 24 से लेकर के 36 घंटों के बीच में कुछ बेहतरी उनके स्वास्थ्य में हुई है, क्या पहले से अभी में जो सेहत है वो कुछ सुधरी है और आगे किस तरह के इंतजाम की वो उम्मीद कर रहे हैं या फिर क्या वो चाहते हैं, यह हर एक बात का जायजा खुद उनके नजदीक जा करके और हर एक बेड तक पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया। वो तस्वीर इस वक्त आपके सामने है कि कैसे सिविल हॉस्पिटल में जाकर के उस वार्ड में गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां पर ये मच्छू नदी के ऊपर जो हैंगिंग पुल बना हुआ था उसके घायलों को रखा गया है। ये वही वार्ड है जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर सबसे पहले घायलों को लेकर के पहुंचा गया था और ये वही सिविल हॉस्पिटल है जहां सबसे पहले शव लेकर के पहुंचाया गया था, क्योंकि जहां घटनास्थल जो है वहां से हॉस्पिटल की दूरी बहुत ज्यादा थी नहीं और इसी वजह से जो फर्स्ट एड है वो भी लोगों को बहुत जल्दी मिल पाया था। अगर आप समझिए हॉस्पिटल बहुत दूर हो घटनास्थल से तो वो जो राहत है वो भी बहुत देर से मिलती है। मैं जनक का रुख कर लेती हूँ। जनक, तस्वीरें दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं कि कैसे एक एक बेड तक बाकायदा प्रधानमंत्री पहुंचे और वहां पहुंच करके घायलों से हालचाल उन्होंने उनका जाना। जी देखिए, वहाँ पर जो मरीज थे उनसे वो मिल चुके हैं और अभी जो जानकारी है कि वहाँ पर जो मृतकों के परिजन हैं उनसे वो मुखातिब हो रहे हैं और जो प्लानिंग है उसके मुताबिक जो हम सब पहले बता रहे थे उसके मुताबिक ही शेड्यूल उनका चल रहा है। वहाँ से दरबारगढ़ से वो
पूरा यहाँ के अलग अलग व्यक्तियों से मिले, सेना और बाकी रेफायर की दमकल की कर्मचारी थे उनसे मिले, और उसके बाद वो वहाँ पर सिविल अस्पताल गए। सिविल अस्पताल में मरीजों से मिलने के बाद डॉक्टर से बातचीत की, उनका हालचाल, मरीजों क्या कैसे ट्रीटमेंट दी, क्या है उसके बारे में जानकारी ली। उसके बाद वो निकले हैं वहाँ पर कलेक्टर कचहरी, जहाँ पर जो मृतकों के परिजन हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं। और अब उसके बाद रिव्यू मीटिंग, जो बिल्कुल पास में एसपी ऑफिस है वहाँ पर रिव्यू मीटिंग होगी। आज क्या क्या हुआ, जो मिसिंग एक बच्ची है उसके बारे में क्या स्टेटस है आखिर, क्योंकि उन्होंने अपनी नज़रों के सामने दरबारगढ़ जब आए तब उन्होंने जहाँ पर जो अलग अलग रेस्क्यू टीमों द्वारा जो रेस्क्यू की जो प्रक्रिया चल रही है उसको उन्होंने नज़रों के सामने देखा। इंडियन नेवी कह लीजिए, एयरफोर्स कह लीजिए, सेना कह लीजिए, उसके अलावा एनडीआरएफ कह लीजिए, एसडीआरएफ कह लीजिए, तमाम और दमकल कर्मी अलग अलग इलाकों के, तो वो लगातार अभी भी रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन में लगे हैं। तो उनसे जानकारी ली, जो स्थानीय लोग थे उनसे भी बातचीत की। तो सारी डिटेलिंग है, जो मिनटों मिनट 2 दिन के दौरान क्या क्या हुआ, लीगल कोई मामला है या नहीं, इसमें कानूनी प्रक्रिया को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, वो सारी चीज़ों को लेकर उनसे सलाह मशवरा, उनसे जानकारी दी जाएगी कि कैसे कैसे लीगल, खासतौर पे जो जिन लोगों के नाम हैं उन पर जो एफआईआर दर्ज हुई है, गिरफ्तार हुए हैं, क्या क्या कार्रवाई होगी, ये सारी बातें को अपडेट उनको दिया जाएगा। शिवानी, बिल्कुल।